नमस्कार, कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंता अब भी बनी हुई है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस की तीसरी लहर बनी रहेगी। ऐसे में सावधान रहने की जनता से अपील की जा रही है। इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह भी ले सकते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अली जैनुल, जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे और सभी सवालों के जवाब देंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अली जैनुल हुसैनी जी। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो नया वेरिएंट आ रहा है और तीसरी लहर भी आने की पूरी आशंका है, ऐसे में तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। किस तरीके से हम बच्चों को घर में रहते हुए सुरक्षित रख सकते हैं? जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस दिखा था, जिसको म्यूटेंट बोलते हैं, कि वो म्यूटेंट हमारे पास नया आया है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा तैयारी रखनी पड़ेगी। हम पहले ही हम देख चुके हैं कि पहली लहर के बाद जो बेफिक्री हम लोगों ने दिखाई और फिर उसने जो वार किया और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो एक अपना नया रूप लेकर आया जो काफी घातक साबित हुआ है। अब बच्चों के लिए काफी इसके अंदर सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अडल्ट यंग और ओल्ड एज के कंपैरिजन में काफी बेहतर होता है और ये भी देखा जाता है कि वो जल्दी रिकवरी करते हैं बच्चे, तो एक अच्छी बात ये। दूसरी बात ये कि जो बच्चों में जैसे बोलते हैं लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बेबी, ऐसे जो बच्चे हमें मिलते हैं उनको, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनके लिए बहुत घातक है। इसलिए उन बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए जो पहले से किसी डिजीज से ग्रसित है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिन्हें, तो उस चीज के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ों को जो अक्सर बाहर जाते हैं काम काज में, स्कूल्स में, उन लोगों को कैरियर के थ्रू, मतलब कैरियर बन के घर में बुजुर्ग और बच्चों को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अली, अक्सर ये भी देखने को मिला है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें वैसे ही बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर भी बहुत कम होता है। बच्चे को अक्सर बुखार जल्दी आ जाता है, जुकाम जल्दी हो जाता है। ऐसे में वो बच्चे जो अक्सर बीमार रहते हैं, उन्हें घर पर रहकर क्या ऐसी चीज़ खिलाई जाए, किन चीज़ों की मात्रा बढ़ाई जाए कि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो? ये भ्रम है कि बहुत सारी चीजें एक साथ खिला दो तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी ये 2 दिन में बढ़ने वाली चीजें नहीं होती है। कि ये शुरू से उसका खान पान कैसा रहा, उसकी सेहत वगैरह, हाइजीन ये सारी कैसे उन्होंने मेंटेन करी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये जरूर बात एक साथ में रखी जानी चाहिए कि विटामिन सी, डी का काफी रोल रहा है। उनकी सप्लीमेंटेशन से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो एक तो डाइट में ये सब चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। अच्छा डाइट, अच्छा फूड, हाइजीनिक, जिसमें आयरन, विटामिन B12 सब चीज की बैलेंस डाइट हो, और कुपोषित बच्चों में ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए इस चीज का, क्योंकि इन मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी देखने को मिलती है उनमें, जिनकी वजह से उनको इम्यूनिटी में काफी दिक्कत आती है। तो ये बात है कि सप्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर अली, जिन्हें डायबिटीज है, क्या वो अपनी डायबिटीज की दवाएं और कोरोना की दवाएं एक साथ ले सकते हैं? देखो, इन दोनों का कोई साथ में मेल नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं है कि वो लोग नहीं ले सकते, बल्कि उनके लिए ज्यादा अच्छी बात है कि खास ध्यान रखा जाए। डायबिटीज कंट्रोल हो, सबसे पहली बात, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में ना हो, तो सब चीज काफी अच्छे से ठीक हो सकती है।
हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं कि वेलुलर हार्ट डिजीज बच्चों में होती है, किडनी इन्वॉल्वमेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की समस्या होती है। इसके अलावा डॉक्टर अली, कई बार लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि जो कोरोना वैक्सीन है उसकी पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज कितने अंतराल में लेनी चाहिए, ऐसे में कितना वक्त दोनों के बीच में गैप होनी चाहिए, और जो व्यक्ति जिन्हें कोरोना हुआ था और अब वो कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं उन्हें कितने वक्त रुकने के बाद पहली डोज लेनी चाहिए? इसके मैं आपको सही तरह से जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि हाल ही में जिसको कोविड पॉजिटिव है, जैसे को हाल ही में वो ठीक हुआ, रिकवर हुआ है, उस वक्त तुरंत कोविड वैक्सीन देने से डिजीज फ्लेयर मतलब कि दोगुने होने के चांसेस हो जाते हैं। एक तो पहली बात तुरंत आते हैं, और इसलिए एक अंतराल दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी होती है, तो उस दौरान कोविड वैक्सीन का कोई रोल नहीं रहेगा। इसलिए मिनिमम 45 डेज का एक रूल बनाया है कि मिनिमम 45 डेज बाद ही वैक्सीन लगाए। हाँ, अगर कभी वहाँ पे वैक्सीन लेट मिल पाती है उसे, तो 90 डेज तक भी वो कारगर रहेगी उसकी फर्स्ट डोज, तो 90 डेज के बाद भी लगाया जा सकता है। इसके अंदर कोई पैनिक ना करे, 45 डेज तक तो मिनिमम वेट करना चाहिए। डॉक्टर अली, यदि हम वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद कई बार बुखार आता है, हल्के से चक्कर भी आते हैं, लोग कई बार बहुत डर जाते हैं, ऐसे में क्या लक्षण नजर आए और उसमें चिंता की जरूरत है हमें, या फिर कौन से वो लक्षण है वैक्सीन लगाने के बाद जिसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं? हाँ जी, देखिए इसमें ना कई लोगों को ये भ्रम है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आना ही चाहिए, या फिर नहीं आता है तो वो ये सोचते हैं कि हमें बराबर वैक्सीन नहीं लगी है। चूंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग लेवल के इम्यूनिटी लेवल होता है, उसके अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमताएं रहती है कि वो तुरंत रिएक्ट करती है, कुछ लोगों में नहीं करती। तो वैक्सीन लगाना रहती है कि वो तुरंत रिएक्ट करती है, कुछ लोगों में नहीं करती है। तो वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है। उसमें हाथ पैर टूटना, इवन कि 8 दिन तक बुखार नहीं आता है, तो उसमें कोई लगाने की बात नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर ट्रैकिंग करें अच्छे से, और पैरासिटामोल की दवाइयाँ रेगुलर अपने डॉक्टर से संपर्क करके लें, और कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज में। ये बिल्कुल कॉमन और नॉर्मल चीज है। डॉक्टर अली, इन दिनों एक सोशल मीडिया पर मैसेज भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि आप प्याज खाते हैं तो भी आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा और आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना का जो खतरा है वो बहुत हद तक टल जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने आपको एक बार पहले भी ये कहा कि ये इम्यूनिटी लेवल कोई 2 दिन की चीज नहीं होती कि आज आपने अनियन लिया और वो सही हो गया। ये शुरू से आपकी डाइट कैसी रही है वो उस पर डिपेंड करता है। अनियन में काफी ऐसे तत्व रहते हैं जो आपको इम्यूनिटी पे बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये 2 दिन की चीज नहीं है। आपकी शुरू से आपने उस चीज को ध्यान रखते हुए लिया है तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई ऐसा तत्व है जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर कोई जो अनियन का सेवन करेगा। तो कोविड में बचाव की भी बहुत ज़रूरत है। यदि आपको लक्षण नज़र आते हैं, हल्का सा बुखार होता है, खांसी होती है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें और इसके साथ ही मेडिकल से दवाएं लेने से बचें। डॉक्टर्स को तमाम जानकारी बताएं, अपने परिवार से और आम जनता से 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। इससे न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, डॉक्टर की दी हुई बताएं वक्त पर और ज़रूर लें ताकि कोरोना से बचा जा सके। ऐसे में जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर अली जुड़े, जिन्होंने हमें बताया कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू से ही मेहनत करनी होगी, यानी कि आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। आपके खान पान में आप हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और कोरोना जैसे लक्षण से आप बचे रहें। डॉक्टर अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अली, इसी के साथ ब्लैक फंगस के, वाइट फंगस के मामले भी अक्सर देखने को मिल रहे हैं। क्या लक्षण है इसके और किस तरह बचाव किया जा सकता है? चूंकि हमारे पास अभी बहुत सारा डेटा नहीं है जिसके ऊपर हम रिसर्च करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचे और अप्रूव करें किसी बात को, लेकिन अभी तक जो भी पेशेंट्स हमें देखने को मिला है इसमें यह देखने को मिला है कि इररेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, मतलब कि उसका बराबर यूज ना हुआ हो, जिनको हाई डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार बढ़ा हुआ है बॉडी में,
ऊपर से स्टेरॉइड भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे केस में फंगस का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो लक्षण की बात करें तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे आंखों के पीछे दर्द है, नाक के पीछे या ओरल कैविटी में उसे कुछ न कुछ समस्या होती है। बराबर एग्जामिन, सही इन्वेस्टिगेशन, रेडियो डायग्नोसिस के थ्रू हम पहुंच पाते हैं बराबर कि हाँ इसे फंगस है और बिल्कुल ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। इसमें भी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शंस की भी बराबर पहुंच हो रही है सरकार द्वारा, ऑपरेशंस हो रहे हैं। इसमें हम जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं उसमें उस वार्ड में कई ब्लैक फंगस के पेशेंट्स थे, वो काफ़ी ठीक होके गए हैं। कुछ पेशेंट्स काफ़ी लेट हो गए या फिर डायग्नोसिस करने में उसे देरी मिली, तो ऐसे केस में उनकी मृत्यु भी हुई है। लेकिन ऐसे कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्योरेबल डिसीज़ है। डॉक्टर अली, क्या कोरोना होने के बाद ही ब्लैक फंगस होता है या फिर ये आम तौर पर भी हो सकता है? क्योंकि कोरोना के बाद अक्सर ही देखा गया कि जो कोरोना मरीज हैं उनमें ब्लैक फंगस बहुत आसानी से हुआ है। देखो, कोरोना के कभी हमने किताबों में पढ़ा था और म्यूकरमाइकोसिस जिसे कि ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है, ये तो हम अक्सर पढ़ते ही रहे हैं। तो इसका कोई दोनों में आपस में ये नहीं है कि कोरोना के पेशेंट में ही ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस होने के लिए उसे ऐसा मीडियम, माध्यम, ऐसी जगह जहां वो जल्दी पाया जा सके, उग सके, ग्रो कर सके, वो माध्यम उसे जब भी मिलेगा वो पनपेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हाई शुगर और स्टेरॉइड्स, ये दोनों चीज़ों से मिलेगी तो वो वहाँ पर ज़रूर ग्रो करेगा। तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो इरेशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स और हाई डायबिटिक हैं, उनमें ये देखने को मिला है। डॉक्टर अली, बच्चे जो नेबुलाइजर लेते हैं वो बिना दवाई के क्या लिया जा सकता है? बिना दवाई के नेबुलाइजर का कोई रोल नहीं है। नेबुलाइजर एक प्रोसेस है जो लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में ट्रांसफर कन्वर्ट करता है। तो उसके अंदर जो मेडिसिन होती है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो उसको गैस फॉर्म में करके इनहेल करने के लिए यूज होती है। तो बिना ड्रग का नेबुलाइजर का कोई भी रोल नहीं है। अगर भाप के तौर पर उसे लिया जाए तो क्या वो नुकसान दे सकता है? भाप के लिए नेबुलाइजर की बजाय वेपोराइजर मशीन्स का यूज करें। नेबुलाइजर मशीन का रोल कुछ और है, उसको इस चीज में यूज ना करें। जी डॉक्टर अली, इसी के साथ अक्सर लोगों के अंदर जो अभी वाइट फंगस और येलो फंगस के बहुत से मामले देखने को मिले, क्या उनके और ब्लैक फंगस के सभी के लक्षण एक समान ही हैं? हाँ, चूंकि मैंने पहले भी कहा है कि अभी हमारे पास बहुत सारा पेशेंट्स, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है जिसके हम रिसर्च कर सकें और किसी कहीं कोई बात अप्रूवल के साथ बोल सके। काफ़ी तालमेल है सबके लक्षण में, तो अभी ज़्यादा हमारे पास डेटा नहीं है कि हम इसका एक सटीक जवाब दे सकें। जी डॉक्टर अली, क्या प्रेग्नेंट महिला भी वैक्सीन लगवा सकती है? जी बिल्कुल लगवा सकती है प्रेग्नेंट महिला वैक्सीन। अक्सर आपने भी पहले देखा है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उससे कुछ टीके लगते हैं, जैसे टेटनस जैसा टीका लगता है। तो कोविड का भी उसको टीका लगना चाहिए। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं निकाला था कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगने वालों की एक अलग लिस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें नहीं लगना चाहिए। बाकी प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगा सकते हैं। डॉक्टर अली, यदि महिला प्रेग्नेंट है, ऐसे में वो क्या चीज़ों, यदि वो उन्हें कोरोना हो गया तो कितना संभावना है कि बच्चे को भी कोरोना हो सकता है, और यदि माँ कोरोना पीड़ित है तो किस तरह वो अपने बच्चे को बचा सकती है? सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कोविड में। अगर कभी वो कोविड पॉजिटिव होती है तो उसे जल्दी से जल्दी इलाज लेने की जरूरत है, बिना किसी भी तरह की देरी किए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो भी इन्हें ट्रीट कर रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, उनसे संपर्क में रहें। बच्चों में कोविड का संक्रमण ट्रांसफर होना माँ के द्वारा, ये कम इसकी संभावना रहती है। लेकिन चूंकि माँ बीमार रहती है और उसमें बच्चों को बराबर पोषण नहीं मिलने की वजह से दोनों की मौत होना बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान संक्रमित होने में। डॉक्टर अली, वैक्सीन लगाने के बाद हमें अपने खान पान में क्या किसी बदलाव की ज़रूरत है, या फिर हमें कोई ऐसी चीज़ जो हम ना खाएं जिससे कोरोना का जो हमने लगाई है वैक्सीन
उस पर रिएक्शन हो जाए? नहीं, कोरोना की वैक्सीन एक तरह से नॉर्मल वैक्सीन, दूसरी जो वैक्सीन की तरह ही वो काम करती है। उसका काम बस अपनी बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है और वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर डाइट का ज़्यादा कोई रोल नहीं है। बस ये है कि हाइजीनिक डाइट और बैलेंस डाइट लें, जंक फूड से बचें, ऑयली फूड से बचें। तो जंक फूड और ऑयली फूड से हमें बचना चाहिए वैसे भी, क्योंकि इससे न सिर्फ पेट बढ़ता है बल्कि हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो भी कमज़ोर होने लगता है। डॉक्टर अली, इसी के साथ अक्सर ये देखने को मिल रहा है, ऐसी खबरें भी हमारे सामने अक्सर आती हैं कि लोग वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें कुछ हो सकता है या फिर वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस सवाल का उत्तर मैं एक उदाहरण के साथ दूंगा आपको। अक्सर मैंने कई लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया है कि वैक्सीन आप लगवाएं। होता यह है कि कई लोगों ने देखा है कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को अटैक भी आए हैं, किसी भी कारण से मृत्यु भी हुई है। तो मैं उनको उदाहरण इस तरह से देता हूं कि अगर कभी आप किसी शादी में भोजन करने जाते हैं, वहां 100 लोगों को न्योता दिया गया है। अगर कभी उन 100 लोगों में 2 लोगों को डायरिया जैसी समस्या, वॉमिटिंग होती है, इंडाइजेशन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फूड पॉइजनिंग्स की वजह से हुआ है। उसका मतलब ये है कि उनका डाइजेशन वीक है। इसी तरह से हजारों लोगों में वैक्सीन लगने के बाद कभी 2 या 4 लोगों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे अटैक आना या फिर किसी भी कारण से मौत होना उनकी। तो हो सकता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है इम्यूनिटी, उसके कारण उनकी मौत हो सकती है, वैक्सीन के कारण नहीं। बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया डॉक्टर अली आपने, क्योंकि यदि 2 व्यक्ति बीमार हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खाना ही खराब हो। इसलिए वैक्सीन को लेकर जो गलतफहमियां हैं उससे आप दूर रहें और भ्रमित जो ऐसी खबरें आपके सामने आती हैं सोशल मीडिया पर भी, उन खबरों से भी बचें। वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे आप खुद को सुरक्षित और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर अली, पिछले 1.5 सालों से वैसे ही बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चे अपने घर पर ही हैं। ऐसे में बावजूद इसके भी कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे बच्चों को हमला होने की बहुत संभावना है। किस तरह अपने बच्चों को घर पर हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहें, क्योंकि बच्चे वैसे भी घर पर ही हैं, वो पिछले 1.5 सालों से बाहर तो नहीं निकले। ये डिजीज जो है कोविड की, ये बहुत ट्रिकी डिजीज है। मतलब कि इसमें कोई चीज़ सुनिश्चित नहीं है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले लक्षण आते से ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। आप ये कोई स्पेशल कोई दवाई लेकर या फिर किसी प्रकार से बचाव नहीं कर सकते हैं। कोई भी लक्षण आता है बच्चों में, जैसे कि सर्दी होना, बुखार, खांसी होना, या माइल्जिया बोलते हैं। माइल्जिया मतलब कि हाथ पैरों का टूटना, डल ड्राउजी रहना, बच्चा खाना नहीं खाता है, ऐसी कोई भी समस्या उसमें देखने को मिलती है तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। डॉक्टर, इसके अलावा अब तक के जो मामले देखे गए उसमें बहुत कम ये मामले देखने को मिले जब बच्चों को कोरोना हुआ हो। अक्सर ये कोरोना जो है वो युवाओं में ही हुआ है, बच्चों में बहुत ही कम मामले देखने को मिले। इसकी क्या वजह है? बच्चों में भी हमने देखे हैं इसके मामले। बच्चों को भी कोविड पॉजिटिव रहा है, लेकिन उनमें कोई लक्षण देखने को नहीं मिला है, जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक जिनको बोलते हैं। ये अच्छी बात रही है, क्योंकि वो जो म्यूटेंट था वो बच्चों की इम्यूनिटी को ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा था। तो इसका कारण यही रहा है कि बच्चे इसमें सेफ रहे हमेशा। डॉक्टर, जब भी कोरोना के हमारे अंदर लक्षण दिखाई देते हैं तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं या इस तरह की दवाएं ले लेते हैं। क्या घर पे इस तरह की दवाएं लेना उचित है? सबसे पहले यही है कि अगर कभी बुखार आता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हर कोई पैरासीटामोल लेता है, घर में सेल्फ मेडिकेट करता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी डिजीज के अंतराल में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी बराबर बात नहीं है। इसलिए ये इस समस्या को गंभीरता से लें और खुद मेडिसिन लेने की बजाय अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें।
जी डॉक्टर अली, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।